अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आज हमारा सेकंड Q&A सेशन है, जो कि सेकंड जो पिछले हफ्ते की क्लास थी, सेशन था, उसके बारे में रिसर्च टाइप्स एंड मैपिंग। तीसरा जो सेशन है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा, लिटरेचर रिव्यू एंड एथिक्स। उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम Q&A करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आज ही नंबर 4 भी अपलोड कर दूं और अगली बार हम 4 यानी 3 और 4 दोनों को कवर कर लें। उसकी वजह ये है कि उसके बाद रमज़ान आ जाता है, तो रमज़ान के पहले हफ्ते में लोग ज़रा अनसेटल्ड होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है पढ़ना भी और इस तरह सेशंस भी अटेंड करना। तो एक एक हफ्ते बाद थोड़े सेटल हो जाते हैं, तो फिर जिस केस में भी नॉर्मली हमारी ट्रेडिशन यही है कि हम रमज़ान में कोशिश करते हैं क्लासेस कम करें और उससे पहले एक आध एक्स्ट्रा कर दें, उसके बाद एक आध एक्स्ट्रा कर दें। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि ऐसा हो। नहीं हुआ तो एनीवे हमारी ऑनलाइन क्लास है, इतनी मुश्किल नहीं होती बहरहाल फिजिकल क्लास से कंपेयर करें तो ये जो मैं हमारा जो स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी है वो ये है कि हमारी स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी ये है कि मैं क्विकली उस प्रेजेंटेशन से गो थ्रू हो जाता हूँ जो आप लोगों ने पिछले हफ्ते देखी होती है, और फिर उसके बारे में आपके कोई सवाल होते हैं तो आप पूछ लेते हैं, और फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं, या कोई चेंजेस आए तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये इसका कंटेंट एग्जैक्टली वही है जो कि वीडियो में कंटेंट था, जो आपने देखी होगी, या मैंने आपसे जो प्रेजेंटेशन शेयर किया उसका कंटेंट था, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक वो एक और सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, एक और में, और ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट इसकी कुछ और थी, उसकी कुछ और थी, लेकिन कंटेंट एग्जैक्टली वही है। तो अदर देन द लास्ट स्लाइड जो आप लोगों ने देखी थी, क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्चर, उसको मैं वापस उसी प्रेजेंटेशन को खोल के वहाँ से आपको दिखा दूंगा। तो ये रिसर्च टाइप और मैपिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें हमने इसमें देखी। जो टाइप ऑफ रिसर्च है उसमें हमने दो तीन बेसिस रखे थे, टाइपोलॉजी बनाने के लिए 4 बेसिस रखे थे। एक पर्पस, आउटकम, लॉजिक और प्रोसेस, एक एक करके देख लेते हैं। पर्पस जो था उसमें
इस सेंस में कि जिस सवाल का हम जवाब देने जा रहे हैं या जिस चीज़ पे रिसर्च करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम पहले से इतनी अच्छी तरह समझ है लोगों को। अगर वो बहुत अच्छी तरह समझ है तो वहाँ वहाँ पे जो हम रिसर्च की टाइप इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, हमें प्रॉब्लम पता होता है अच्छी खासी। जो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं पता होता वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम प्रॉब्लम को ही एक्सप्लोर करते हैं कि इशू एक्चुअली है क्या। इन अदर वर्ड्स और इनके बीच में डिस्क्रिप्टिव होती है जो कि किसी हद तक पता होता है, किसी हद तक नहीं पता होता, और हम प्रॉब्लम को पीछे हमने एक्सप्लोर किया था यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो आइडिया ये है कि हर आउटकम ऑफ कंसर्न, फॉर एग्जांपल मुझे खांसी क्यों हो रही है, ये आउटकम ऑफ कंसर्न है मेरा, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, तो उसके फिर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से मैं फिर फैसला करता हूँ कि ये इस खांसी को मैं कैसे कम करूँगा, या कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको कैसे मैं ज़्यादा करूँगा, किसी दरख्त की हाइट बढ़ानी हो, उसका उसके फल बढ़ाने हो। तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं अगर वो पता हो अच्छी तरह तो उसको कहते, वहाँ जो रिसर्च होती है उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर बिल्कुल नहीं पता होता उन वेरिएबल्स का कि किस वजह से खांसी हो रही है, किस वजह से दरख्त का फल बढ़ता है, तो वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ करते हैं, यानी वेरिएबल्स को ढूँढने की कोशिश करते हैं। और दूसरे केस में, दूसरे एक्सट्रीम में हमें पता है वेरिएबल्स क्या हैं, अब हम देख रहे होते हैं कि किस वेरिएबल का ज़्यादा असर हो रहा है, किसका कम असर हो रहा है। तो इस टाइपोलॉजी को एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी, इसको हम कहते हैं पर्पज़ की बेस पे क्लासिफ़ाई किया गया। अगला है आउटकम की बेस पे, आप निकालना क्या चाहते हैं अपनी रिसर्च से। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, फैक्ट्री में है, कोई चीज़ नहीं चल रही है या लीकेज हो रही है या टारगेट से ऑफ प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। या इवन सोशल साइंसेज में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है लोगों के बिहेवियर्स में, लोगों के टीम वर्क नहीं कर पा रहे, लोग इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, वगैरह वगैरह, उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। और कहीं हम थ्योरी या नॉलेज बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं बेसिक रिसर्च। और इस यानी ये एक तरफ थ्योरेटिकल रिसर्च है, एक तरफ प्रैक्टिकल रिसर्च है। इस चीज़ को हम, इस टाइपोलॉजी को कहते हैं आउटकम बेस्ड है। फिर लॉजिक बेस्ड होती है जिसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च होती है। डिडक्टिव बल्कि पहले इंडक्टिव को देख लेते हैं। इंडक्टिव रिसर्च वो होती है जिसमें आप के पास डेटा मौजूद होता है, आप उस डेटा के अंदर पैटर्न्स देख के थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने पिछले 1 महीने में क्या-क्या खाया, पिछले 15 दिन में क्या-क्या खाया। जो आपका आउटकम ऑफ कंसर्न है वो है आपका वज़न, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो फिर आप पैटर्न्स देखते हैं कि जब मैंने फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाई तो वज़न बढ़ गया। जब मैंने प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाई तो वज़न कम हो गया। तो आपके पास डेटा है, आप पैटर्न्स देख के एक थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि मोर प्रोटीन्स लीड टू लेस वेट गेन, मोर फैट्स लीड टू मोर फैट गेन। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। आप इंड्यूस कर रहे होते हैं चीज़ें। और डिडक्टिव में क्या होता है कि आप पहले थ्योरी अ अ, पेश करते हैं, यानी मौजूद होती है थ्योरी, आप उसको सामने रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कुछ लोगों ने कुछ टॉपिक शेयर किए थे, कुछ ने मेरे साथ प्राइवेटली शेयर किए थे, कुछ ने ग्रुप पे, और एक हमारे मेंबर ने लिखा था मेंटेनेंस मैनेजमेंट इन पाकिस्तान इंडस्ट्री। तो ऑलरेडी उसके लिए थ्योरीज मौजूद हैं कि मेंटेनेंस की क्या-क्या चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं मेंटेनेंस की क्वालिटी को। लेकिन वो रिसर्च ये करना चाह रहे हैं कि इनकी एनवायरनमेंट में, यानी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, मे बी कोई इंडस्ट्री हो, मे बी कोई इलाका हो, मे बी कोई साइट हो, यानी ये इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसमें क्या वो थ्योरी वैलिड है या नहीं? यानी थ्योरी मौजूद है, और फिर डेटा को इकट्ठा करके एनालाइज करके देखते हैं कि वो थ्योरी यहाँ पे सपोर्ट हो रही है कि नहीं। उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च, यानी डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये लॉजिक की बेस पे है। एक में थ्योरी मौजूद, चेक करना कि थ्योरी चल रही है कि नहीं चल रही। एक में डेटा मौजूद है और वहाँ से थ्योरी डेवलप करना कि पैटर्न्स क्या हैं। और आखिरी क्लासिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड है, ये जिसको हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कहते हैं। यानी अगर आपका डेटा न्यूमेरिकली मेजरेबल है, यानी इस टर्म को आपने याद रखना है। मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकली मेजरेबल, यानी नंबर्स में मेजर होना। अ, अगर है तो वो क्वांटिटेटिव होता है, अगर नहीं है तो वो रिसर्च क्वालिटेटिव होती है। अब न्यूमेरिकली मेजरेबल को मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ
कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूमेरिकली तो मेजरेबल नहीं होती लेकिन मेजरेबल होती हैं, यानी आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा। अब इसको न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए आपको शायद वो डॉक्टर की दुकान पे जाना पड़े, वो और वो जो एक टेस्ट सा होता है वो कराना पड़े। लेकिन इसको नॉन न्यूमेरिकली भी मेजर किया जा सकता है, आप सामने देखें पता चल जाएगा नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा। अब उसके लिए कोई स्केल नहीं है आपके पास, लेकिन चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं, तो वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। तो ये आखिरी टाइपोलॉजी जो है ये प्रोसेस की बेस पे होती है। अब यहाँ पे इस स्लाइड पे ज़रा गौर कीजिएगा, तो ये नीचे आपको एक लिखा हुआ है रीडिंग टाइप्स ऑफ रिसर्च फॉर सेक्शन 1.2 ऑफ डिकार्लो। ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये इस तरह मैंने हमारा जो ग्रुप है उस पे मैंने बहुत सारी जी शौकत साहब एक मिनट, उसमें मैंने बहुत सारी रीडिंग्स रखी हुई हैं, और वो सारी रीडिंग्स आपको इस पे एक पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में बता रही हैं कि इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए आपने क्या क्या कौन कौन सी बुक पे पढ़ना है। अभी डिकार्लो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी एक किताब है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह दो किताबें और हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि कोई इंटरनेट से चीज़ हो जो आपको पढ़नी हो। जी शौकत बोलिएगा प्लीज। शौकत आपने हैंड रेस किया था, कहना चाह रहे हैं आप कुछ? चलें अस्सलाम आप। वालेकुम सर, कामरान जी वाले। सलाबत नाज जी जी। हेयर सर। सर जी एक कमरान थोड़ा भाई। सा जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये आपने ये बताया क्लासिफिकेशन बेसिस और टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसके अंदर काइंडली अगर ये बता दें कि अ, ये क्लासिफिकेशन के जैसे पर्पस है उसके अंदर आगे 3 टाइप्स हैं, आउटकम में 2 टाइप्स हैं, या ये जो आपने हमें 9 टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं ये एक अलहदा है, उन रिसर्च को देख के वी विल इवेल्युएट कि ये हमारा इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। अच्छा, ऐसे होता है कि ये अलग अलग नहीं है। जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ ना क्वालिटेटिव रिसर्च, तो सर प्रोसेस में आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो सकता है लॉजिक में वो इंडक्टिव हो, आउटकम में वो अप्लाइड हो, और पर्पस में वो एक्सप्लोरेटरी हो। तो एक ही आपकी रिसर्च होगी जो पर्पस के हिसाब से किसी जगह फिट हो रही होगी, आउटकम के हिसाब से किसी जगह फिट हो रही होगी, लॉजिक के हिसाब से और प्रोसेस के हिसाब से। नॉर्मली ये जो आज का हमारा सेशन है ना, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट स्लाइड, मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट्स उससे ज़रा भागते हैं ना। उसकी वजह ये है कि इसमें फिलोसॉफिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर जाते हैं इंस्ट्रक्टर्स। तो इस कोर्स को मैंने थीसिस के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, तो सिर्फ ये आज वाला जो सेशन है इसमें किसी हद तक फिलोसफी है, यानी डीपर समझने की बात है कि रिसर्च होती क्या है। उसके अलावा हम इस बहुत ज़्यादा ये वाला काम नहीं कर रहे। तो ये ऑन पर्पस मैंने किया था क्योंकि ये इट इज़ वेरी एंटेंगलिंग, और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये एक्चुअल रिसर्च करने में मदद नहीं दे रही होती, बल्कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाने में मदद दे रही होती है। यानी आप इसी ये जो आज हम देख रहे हैं इसको मैं 5-6 सेशंस में ड्रैग कर दूं, तो आप लोग शायद रिसर्च मेथोडोलॉजी के टीचर तो बन जाएं लेकिन प्रैक्टिकल रिसर्चर नहीं बन सकेंगे, या इवन अपनी थीसिस और पीएचडी और एमएस थीसिस में भी अच्छी तरह काम नहीं कर सकेंगे। तो आई काइंड ऑफ प्रेफर्ड कि आप लोग का फोकस रिसर्चर बनने पे हो, और थीसिस और वगैरह अच्छी तरह करने पे हो, बजाय इसके कि आपका फोकस रिसर्च मेथोडोलॉजी के टीचर बनने पे हो। तो चीज़ें ये चारों जो है इनके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर जो टाइप्स हैं ये सब, यानी आपकी रिसर्च पर्पस में भी किसी जगह फॉल करेगी, आउटकम में भी, लॉजिक में भी और प्रोसेस में भी, एक ही रिसर्च। वो आप फिर यूजुअली जर्नल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शुरू में बताएंगे कि वो सिर्फ एक सेंटेंस लिखना होता है कि दिस रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। इस तरह कुछ एक सेंटेंस लिखना होता है जिससे आइडिया हो जाता है पढ़ने वाले को कि वो आगे किस तरह की रिसर्च एक्सपेक्ट करेगा। सर एक चूंकि पहले इसको मैंने पहले पढ़ लिया हुआ था और सारे लेक्चर्स वगैरह मैंने सुन लिए थे, मैंने क्वेश्चन इसके फॉर्मुलेट किए थे सर। जी जी। सर जिस तरह भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है सर, जिस तरह हम अपने जैसे अपने अपने ऑफिसेज को अटेंड कर रहे होते हैं, आपको वो एक केस स्टडी दे देते हैं कि इसको आप स्टडी करें, फॉर एग्जांपल कि ये हम ये काम कर रहे हैं और इसका बजट के साथ या फलाने
के साथ एक ताल्लुक है, तो आप हमें इसको स्टडी करके बताएं। तो क्या केस स्टडी जो है जनरली, बिकॉज उसके पीछे डाटा एटसेट्रा वो सारा आता है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव के अंदर फॉल करेंगे, बिकॉज द प्रॉब्लम जो है वो तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इट इज नोन, एंड देयर आफ्टर यू कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी के जी, क्या आप इसको जरा स्टडी करके बताइए। उसके अंदर आप हर तरह का डाटा लेते हैं और एट द एंड आप अपना कंक्लूजन या रिकमेंडेशंस जो है ना वो बता रहे होते हैं। तो क्या इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहेंगे सर? अच्छा देखें, मैं बजाय इसके कि ये बीच में एक प्रॉब्लम जो है ना आपने बीच में से उसको डिस्कस किया ना, और उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ना वो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमेशा हर चीज़ को देखा करें। अब कि आपका आउटकम ऑफ कंसर्न क्या था, यानी जिस चीज आप कह रहे हैं ना मुझे एक प्रॉब्लम दिया गया, वो प्रॉब्लम में कोई आपको कोई तकलीफ हो रही होगी ना, आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम ऑफ कोई इशू था, कंसर्न जिसके बारे में था आपका, वो क्या था। अगर उसके वेरिएबल्स नोन है, नोन आपको पता है क्या वेरिएबल्स हैं, तो वो एक्सप्लेनेटरी होगी। अगर आपको वेरिएबल्स किसी हद तक नोन है लेकिन पता नहीं है कि एक्चुअली हैं क्या, तो वो डिस्क्रिप्टिव होगी। और बिल्कुल नहीं पता उसके वेरिएबल्स क्या हैं, तो वो एक्सप्लोरेटरी होगी। राइट सर। ठीक है जी, मैं थोड़ा आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो मैं इसमें मजीद आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकता हूँ। आगे किसी क्लास में कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आपको ना कोई भी वेरिएबल ऑफ आउटकम ऑफ कंसर्न जो होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। कुछ आपको पता होती हैं, कुछ आपको पता नहीं होती। ऐसा ही है, जैसे आप डॉक्टरी में देख लेना, तो दिल का प्रॉब्लम क्या है, तो कुछ पता है खाने से रिलेटेड है, कुछ पता है एक्सरसाइज से रिलेटेड है, कुछ पता है हेरिडिटरी से रिलेटेड है, कुछ पता ही नहीं है। जैसे आपके आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपको जिस ब्लड ग्रुप का बनाया हुआ है, उसकी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जेनेटिक्स में क्या है, वो चीज़ें आपको पता ही नहीं होती। अब जो पता होती हैं, उनके अंदर से अंदर कुछ ऐसी होती हैं जो डिस्क्राइब की जा सकती हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। फिर अभी आपके हाथ में सिर्फ वो आ गई जो कंट्रोल की जा सकती हैं। अब जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं उनमें कुछ बहुत कॉस्टली होती हैं, कुछ आराम से कंट्रोल हो जाती हैं, कुछ मेजरेबल होती हैं, कुछ मेजरेबल नहीं होती। तो इस तरह एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है वेरिएबल्स का, जो भी किसी प्रॉब्लम के पीछे चल रहा होता है। तो आप किसी हद तक उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है एक रिसर्चर के लिए कि की वेरिएबल्स कौन से हैं जिस पे उसने फोकस करना है। हो सकता है वो जो जो उसने छोड़े हों वो इम्पोर्टेंट हो सकता है इम्पोर्टेंट ना हो। इम्पोर्टेंट वो इसलिए छोड़ेगा कि वो उसके बारे में कुछ कर कुछ नहीं सकता। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल बर्फबारी होनी है, अब इम्पोर्टेंट है लेकिन आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में, होनी है बस। आप ज्यादा से ज्यादा अपने आपको गर्म वर्म ही कर सकते हैं, या बाहर नहीं निकलेंगे, इतना ही कर सकते हैं। बर्फबारी को तो आप नहीं रोक सकते, इंपॉर्टेंट चीज, बट यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क होता है वेरिएबल्स का, जो कि एक आउटकम ऑफ कंसर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जी आप शौकत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा शौकत, मैं आपका हाथ जो है ना लोअर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमरान, आपको बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अच्छा जी, फिर ये कुछ और रिसर्च टाइप्स भी हैं, जैसे केस स्टडी है, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है। जैसे केस स्टडी है, उसके अंदर हो सकता है आप क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा कर रहे हो, क्वांटिटेटिव भी कर रहे हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है कि आप एक गिवन टाइम पे, यानी टाइम चेंज नहीं हो रहा, आज ही की डेट है या आज ही का हफ्ता है या आज ही का महीना है, इसमें एक क्रॉस सेक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं। आप मर्दों को भी देख रहे हैं, औरतों को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जेनेटिक्स की बात हो रही है, अगर बात हो रही है कल्चर की, तो आप लाहौर को भी देख रहे हैं, कराची को भी देख रहे हैं, पेशावर एंड सो ऑन सबको देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। फिर टाइम सीरीज स्टडीज वो होती हैं जिसमें आप जनरली एक या दो को, यानी पेशावर और लाहौर को आज भी देखेंगे, महीने बाद भी देखेंगे, करते करते 36 महीने देखते रहेंगे और बताएंगे कि ओवर द टाइम क्या चेंजेस आई। फिर इस तरह पैनल कोहोर्ट स्टडीज होती हैं। कोहोर्ट का मतलब होता है किसी एक ग्रुप को स्टडी करना, पैनल का मतलब होता है किसी शादीशुदा लोग खाली स्टडी हो रहे हैं, या वो लोग स्टडी हो रहे हैं जिन्होंने मास्टर्स किया और उसके बाद इंडस्ट्री में चले गए। ये एक कोहोर्ट बन जाता है, तो उनको स्टडी करना। इसी तरह कोरिलेशनल रिसर्च, वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करना। एथनोग्राफिक का मतलब कि
एथनिसिटी किसी एक कल्चर को, किसी एक ग्रुप को एक कल्चरल एंगल से देखना। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब कि पहले रिसर्च के बारे में थ्योरी इस्टेब्लिश करें और उस रिसर्च को थ्योरी में ग्राउंड करें। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी पौधा देखना चाह रहे हैं कि क्यों बड़ा हो रहा है, तो खाने बना लें मुख्तलिफ, उसमें ये सारे एक ही किस्म के पौधे 24 लगा दें, किसी को पानी कम दें, किसी को ज़्यादा दें, किसी को धूप कम लगने दें, किसी को ज़्यादा लगने दें, किसी को खाद कम दें, किसी को ज़्यादा दें। तो इन चीज़ों को कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स। आखिर में देखें सबसे अच्छा कम्बिनेशन क्या था और पौधे उसी तरह उगाना शुरू कर दें। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी हिस्ट्री को रिसर्च करना। फिर फिनोमेनोलॉजिकल यानी फिनोमेनल्स को रिसर्च करना। तो इस तरह बहुत सारी हो सकता है, इसके अलावा भी दर्जनों टाइप्स आपको नजर आ जाए। द आइडिया है इसके किसी एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जो हमने पीछे बात की, उन चीज़ों के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बना के कोई ना कोई रिसर्च की टाइप बन रही होती है। यहाँ भी आप नीचे देखेंगे एक रीडिंग लिखी हुई है, ये वो रीडिंग्स हैं जो आपने करनी है इस सेक्शन के, इस लेक्चर के लिए। अच्छा जी, मैपिंग, अब पार्ट 2 आ गया। पहले टाइप्स थी, अब मैपिंग की बात हो रही है। अब रिसर्चर ने अब चॉइस करनी होती है रिसर्च के लिए। पहले उसने ओंटोलॉजी स्टेब्लिश करनी होती है, फिर एपिस्टेमोलॉजी, फिर मेथोडोलॉजी, फिर टेक्निक, और उसकी बेसिस पे वो डेटा एनालिसिस करता है। अब ओंटोलॉजी क्या है? ये अगेन ये फिलोसॉफिकल चीज़ें, ये एक थियोरेटिकल लेवल पे चीज़ें होती क्या हैं। जैसे कोई आपको सूफी उलमा बताएंगे ना कि सब माया है, वो कहती है चीज़ें इन रियलिटी कुछ भी नहीं है, आप एक बस ये सब एक मैट्रिक्स में आप हैं और रियल कुछ भी नहीं है। कोई कोई कहते हैं नहीं भाई ये बिल्कुल रियल है, आप देखें हाथ लगाएं ये बिल्कुल टच हो रही है। तो आपने फैसला करना है कि आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपने ये देखना है कि आपके घर का नलका लीक हो रहा है, तो वहाँ पे आप आपकी ओंटोलॉजी जो है वो वाली नहीं होगी कि चीज़ें रियल नहीं है, वो बिल्कुल रियल है। आपने एक फिजिकल चीज़ को ठीक करना है, तो आपकी ओंटोलॉजी वहाँ पे डिसाइड हो गई कि थिंग्स आर वेरी रियल, और मैं अब देखूंगा कि इस नलके ने कैसे ठीक होना है। फिर उसकी बेसिस पे आप एपिस्टेमोलॉजी डिसाइड करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है कि ये चीज़ें तो रियल हैं या नहीं है, अब मैं इनके बारे में जानूंगा कैसे, यानी नॉलेज हासिल करना क्या चीज़ होती है, हाउ डू वी नो अबाउट थिंग्स। तो या ये बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की किसी हद तक बात हो रही है कि हम उनके बारे में क्या हम उनको न्यूमेरिकली समझ सकते हैं या किसी न किसी फिजिकल शेप में ला के उनके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है वो कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, क्या वजह है ये? अब हाउ डू वी नो, इसके बारे में नॉलेज कैसे हासिल करें? ये बच्चा टॉकेटिव है, ये बच्चा टॉकेटिव नहीं है, ये बच्चा लीडरशिप स्किल्स शो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, हालांकि दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं, एक और तरह बिहेव कर रहा है, एक और तरह। तो अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन है, तो फिर आप क्वालिटेटिव की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह ओंटोलॉजी वहाँ पे आपको बता रही होगी कि चीज़ों में बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें होती हैं, हर चीज़ रियल नहीं होती है। इस बेसिस पर आप फिर इस बेसिस पे फैसला करेंगे अब हमारा प्रोसेस क्या होगा नोइंग का, कैसे हम डेटा इकट्ठा करेंगे या अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे इस इशू के बारे में। और वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके टूल्स और टेक्निक्स क्या होंगे। टूल्स और टेक्निक्स का मतलब कि आप लोगों का नंबर गिनना शुरू कर देंगे कितने लोग हैं, क्या आप उनकी कोई आंखों का टेस्ट करवाएंगे, क्या आप उनकी हियरिंग का टेस्ट करवाएंगे, वगैरह वगैरह, जो भी आपके टूल्स ऑफ नोइंग हो गए। या आप उनका इंटरव्यू करेंगे, या सिर्फ बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे वो कर क्या रहे हैं। यानी यहाँ से आपके टूल्स का फैसला होगा, और फिर उससे फैसला होगा कि आप इनको आपस में डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे, ताकि आप आखिर में उस सवाल के जवाब तक पहुंच जाएं जो आपके जहन में था। कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, बच्चे में लीडरशिप स्किल्स क्यों है, नल का ठीक क्यों नहीं हो रहा, पेंट जो मैं कर रहा हूँ सही रंग क्यों नहीं आ रहा। मुख्तलिफ सवाल होते हैं, कुछ की नेचर मुख्तलिफ और होती है, कुछ की नेचर और होती है, और उसकी बेसिस पे आप फैसला करते हैं कि आप डेटा इकट्ठा कैसे करेंगे और उसको एनालाइज कैसे करेंगे। और इकट्ठा करने से पहले तरीका क्या होगा, डेटा किस बेसिस पे डेटा इकट्ठा करेंगे, प्रोसेस ऑफ नोइंग क्या होगा, उससे पीछे फैसला करना होगा कि ये नॉलेज है क्या इसके बारे में, असल में इस जो मेरा सवाल है इसके बारे में नॉलेज की नेचर क्या है। और उससे पीछे सवाल ये होगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं, चीज़ें असल में हैं भी कि नहीं है, टेंजिबल हैं टेंजिबल नहीं। इस चीज़ को कहते हैं रिसर्च की मैपिंग। और आप एक बार ओंटोलॉजी डिसाइड कर दें, तो फिर आप अपनी एपिस्टेमोलॉजी की चॉइस को बहुत लिमिट कर लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी भी डिसाइड कर लें तो मेथोडोलॉजी की चॉइस तकरीबन क्लैरिटी से सामने आ जाती है।
वो कर लें तो फिर चंद टूल्स हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं, और फिर उसके बाद एनालिसिस ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। यानी एक ये इंटरलॉकिंग है ये सारी चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि ओंटोलॉजी में आप फिलॉसफी में चले गए और टेक्निक्स जो हैं वो आपकी क्वांटिटेटिव हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो आप इनको देखें तो ये जो पहले दो हैं ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, जनरली इनको हम कहते हैं रिसर्च पैराडाइम, यानी एक एक फ्रेमवर्क रिसर्च का यहाँ से इस्टेब्लिश होता है। और जो अगले दोनों हैं वो डेटा के बारे में है, डेटा मैं कैसे इकट्ठा करूंगा, और आखिरी जो है वो डेटा का एनालिसिस है। अब इनको एक एक करके क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ। ओंटोलॉजी, जैसे हमने कहा कि बाय नेचर चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ सब्जेक्टिव भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक्चुअली चीज़ें मौजूद हैं, चाहे हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, चीज़ें मौजूद हैं, हमें चाहे समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की केमिकल डिटेल्स हैं कोई, वो आपको शायद समझ ना आ रही हो लेकिन एक्चुअली वो मौजूद है, और वो जब भी आप सोडियम को पानी से निकालते हैं तो वो जो है बर्न होना शुरू हो जाता है। अब आपको समझ आए ना आए वो एक और बात है, दे रियली एग्जिस्ट। सब्जेक्टिव ऑन द अदर हैंड ये है कि ट्रूथ्स आर यूनिक टू इंडिविजुअल्स, यानी जो अ, खुशी क्या होती है, अब उसके लिए कोई इन रियल कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे लिए कोई और चीज़ है, आपके लिए कोई और चीज़ है। आप किसी को बच्चों से खेलने में खुशी मिल रही होगी, किसी को गाय भैंसे पालने में खुशी मिल रही होगी, किसी को पैसे कमाने में मिल रही होगी, किसी को समंदर का सफर करने में मिल रही होगी, एंड सो ऑन। लेकिन ये जो इशू है, इट इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि खुशी क्या है। आप इसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, होती ही नहीं है, ये हर बंदे की अपनी होती है। तो इसके लिए आप कोई केपीआईज नहीं बना सकते, यानी खुशी क्या है, कितने पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा है वो कुछ ज्यादा खुश होगा, ये ऐसा कोई केपीआई नहीं बना सकते आप। या जिसका रंग धूप में काला हो गया तो वो गम गम में है, या जिसका नहीं हो गया वो, ऐसा कुछ भी नहीं। हर बंदे की ट्रूथ यूनिक होता है। ऑन्टोलॉजी में आप फैसला करते हैं कि आपने सब्जेक्टिव रिसर्च करनी है या ऑब्जेक्टिव रिसर्च करनी है। अब आप गौर करें तो यहाँ पे फैसला हो गया, तो बस फिर आगे टूल्स टेक्निक्स वगैरह सब इसकी अपनी है, वहाँ पे आप फिर चेंज नहीं कर सकते। एपिस्टेमोलॉजी को देख लें, हाउ वी नो थिंग्स, हमें पता कैसे चलेगा हमारा, यानी व्हाट इज आवर प्रोसेस ऑफ knowing things, बेसिकली नॉलेज है क्या, हाउ डू वी गो फ्रॉम ओपिनियन टू रियल नॉलेज, कैसे पता लगेगा कि नॉलेज हासिल हो गई है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं रैशनलिज्म, एक को कहते हैं एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म ऑब्वियसली जहाँ पे आप अपने किसी सेंसरी एक्सपीरियंस से, यानी देख के, सुन के, फीते से नाप के, काउंट करके नॉलेज गेन करते हैं। और रैशनलिज्म क्या होता है कि आप रीजनिंग से नॉलेज गेन करते हैं, यानी आप जिसको हम इल्मुल कलाम कहते हैं ना, कि डिस्कशन करके अच्छा हाँ ये ऐसे होगा तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, जब सुबह होगी तो सूरज निकलेगा, जब सूरज निकलेगा तो गर्मी पैदा होगी। तो यहाँ पे कोई शायद क्वांटिटेटिवनेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक फ्लो ऑफ रीजनिंग है जिससे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। इस चीज़ को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। मेथडोलॉजी जो है उसके बारे में हमने हमने पीछे बात की, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये आपके मेथड्स होते हैं जानने के, स्टडीज वगैरह। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ने देख लिया था। केस स्टडीज में क्या होता है कि आप आपका सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, एक आध बंदे को, एक आध इंडस्ट्री को, ये दो को ज़्यादा से ज़्यादा, एक किसी घराने को आप एनालाइज कर रहे होते हैं, और बड़ा डिटेल्ड कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं, यानी उनकी रियलिटी में उनका एनालिसिस करते हैं। फिर टेक्निक्स जो हैं, जो ऑब्वियसली जहाँ पे आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे डेटा की बात कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चीज़ें चल रही होंगी, सर्वेज हो रहे होंगे। और जो दूसरी एंड है जो क्वालिटेटिव नेचर की है, वहाँ पे आप शायद कोई रिकॉर्ड निकालेंगे, कोई देखेंगे इनका घर कैसा है, बिस्तरे कैसे बिछे हुए हैं, बर्तन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, बातें करेंगे उनसे, ओरल हिस्ट्री, एथनोग्राफी, उनके एथनिक साइड देखेंगे वगैरह वगैरह। और फिर डेटा एनालिसिस जो है वो जब जो हमने पीछे बात की इंडक्टिव और डिडक्टिव की, तो उस तरह से आप उसका एनालिसिस करेंगे। डिडक्टिव जब आप बात कर रहे होते हैं तो वही हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये रिग्रेशन और कोरिलेशन वगैरह, एनोवा और फैक्टर एनालिसिस, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। और इंडक्टिव में आप
थीमेटिक एनालिसिस वगैरह, ग्राउंडेड थ्योरी, हेरमेनेटिक्स जो है ये रिलीजन की स्टडीज़ को कहते हैं। इस तरह डिस्कोर्स एनालिसिस यानी लोगों में डिस्कशंस वगैरह क्या होती हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये आखिरी था, लेकिन मैं जो हमारा एक मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक रह गया, तो मैं उसको भी क्विकली आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो स्लाइड थी इस पे हमने बात नहीं की। ये आपको नजर आ रही है स्लाइड, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रिसर्च टॉपिक? नहीं सर, अभी नहीं नजर आ रही सर। अच्छा, आई एम सॉरी, अभी नजर आ रही है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रिसर्च टॉपिक? जी सर, इट इज ये भी आ विजिबल। रही है। ठीक, सर तो विजिबल है। अब इस सारी जो हमने सारी पीछे बात की रिसर्च की, टाइप्स की और मैपिंग की, तो फिर आपने फैसला करना होता है कि अब अपना रिसर्च टॉपिक ढूंढें। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक टॉपिक ये हो सकता है कि मैं एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ। एक एक्सट्रीम ये हो सकती है कि हकीकी खुशी कब नसीब होती है। अब ये एक टॉपिक है, ठीक है। अब आप ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी ज़हन में रखें कि वहाँ पे आपने एक फिलोसॉफिकल टॉपिक ले लिया, और दूसरी एक्सट्रीम पे ये हो सकता है कि मेरा फ्रिज जो है वो बोतलें ठंडी नहीं कर रहा, कैसे ठंडी करेगा। ये एक्सट्रीमली क्वांटिटेटिव टॉपिक है। जनरली हमारे सोशल साइंस के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट के टॉपिक्स कहीं बीच में होते हैं। तो उसमें उसको हम दो एंगल से देखते हैं। पहली चीज़ होती है अप्रोप्रिएटनेस के, ये किस पे काम करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए। अंगड़ाई लेते हुए कितनी कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं। अब ये टॉपिक तो है लेकिन बेकार टॉपिक है ना, क्या कर लेंगे, आपको पता चल गया अंगड़ाई लेते हुए कितनी कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं, तो कोई वर्थ वाइल होना चाहिए उसको। और दूसरा है कैपेबिलिटी, कि इज इट फिजिबल, मैं कर भी सकूंगा, ये हो भी सकेगा कि नहीं हो सकेगा। अप्रोप्रिएटनेस में देखें तो पहली बात ये है कि टॉपिक का आप कई थीसिस के लिए ले रहे होते हैं, रिसर्च के लिए, तो क्या जो है आपका और आपका इंस्टीट्यूशन है वो इस टॉपिक को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अ, दूसरा ये होता है कि कोई कि थियोरेटिकल लिंक इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी एट द एंड ऑफ द डे पब्लिकेशन करनी होती है, थीसिस लिखनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट होती हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी से, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आर यू एबल टू स्टेट योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली? अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने रिसर्च टॉपिक को रिसर्च क्वेश्चन की शक्ल में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ मेजरेबल टर्म्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले ख़वातीनो हजरात अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं। दिस इज़ योर रिसर्च क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्लैरिटी हो गई कि बैंकिंग सेक्टर के मर्दों और औरतों की बात हो रही है। आपका सैंपल क्लियर हो गया, कहाँ से लेंगे आप। फैमिली को टाइम देना, फिर फैमिली को आप क्लैरिटी से लिखेंगे। फैमिली का मतलब है मियाँ, अगर मियाँ है तो बीवी, बीवी है तो मियाँ और बच्चे और माँ बाप। टाइम दे सकते हैं कि नहीं, फिर आप उसको डिफाइन करेंगे। टाइम दे सकते हैं का मतलब है कि रोज उनके साथ कम से कम 1 घंटा गुजारते हैं और मुख्तलिफ डिस्कशन करते हैं, रात का खाना इकट्ठा खाते हैं, एटलीस्ट 15 दिन में एक बार कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। तो इस यानी चीज़ों को आपने आगे इस शक्ल में लेके आना है कि आप उनको रिसर्च कर सकें। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या आप क्लियरली बना सकते हैं कि नहीं जिसके अंदर और ऐसी टर्म्स क्लैरिटी से आ जाएं जिनको ऑपरेशनली डिफाइन करके आप मेजर कर सकें। फिर विल योर प्रपोज रिसर्च बी एबल टू प्रोवाइड फ्रेश इंसाइट इनटू द टॉपिक? अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जो बार बार लोगों ने रिसर्च की हुई है। कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर डज योर रिसर्च टॉपिक रिलेट क्लियरली टू द आइडिया यू बिन गिवन? यानी जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक मेंबर ने बात की कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉब्लम दिया था तो क्या आपकी रिसर्च एग्जैक्टली उसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। आर द फाइंडिंग्स फॉर दिस रिसर्च टॉपिक लाइकली टू बी सिमेट्रिकल? अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे जवाब हाँ में निकले या ना में निकले, यानी आपकी रिसर्च कहे कि नहीं टाइम नहीं दे पाते बैंकिंग वाले, या रिसर्च कहे कि हाँ टाइम दे पाते हैं बैंकिंग वाले, तो दोनों वैल्यूएबल होने चाहिए, चाहे हाँ निकले चाहे या ना निकले। किसी तरह रिसर्चर को या फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को पहले से निशाना लगा के नहीं बैठना चाहिए कि हम ये वाला
आउटकम निकालेंगे, और वो जनरली तब होता है जब दूसरा आउटकम की कोई वैल्यू नहीं होती। तो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों आउटकम्स की, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, थियोरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वैल्यू होनी चाहिए। और आखिर में, डज द रिसर्च टॉपिक मैच योर करियर गोल्स, ये इसका जवाब आप खुद देते हैं। फिर कैपेबिलिटी में, आर यू रियली फैसिनेटेड विद द टॉपिक, इसमें ये होता है कि आपको खुद अगर अच्छा लग रहा होता है टॉपिक, तो फिर आप उसके बारे में जज्बाती होकर डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो ये कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है, क्योंकि जज्बाती होने का मतलब ये होता है कि फिर प्रॉबेबली आप किसी ना किसी दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं ना, उनमें से किसी एक के साथ आप अपने आप को अटैच कर लेते हैं। तो फिर वो पीछे जो हमने सिमेट्री की बात की थी वो नहीं रहती है। डू यू हैव और कैन यू डेवलप द रिक्वायर्ड रिसर्च स्किल्स, जो अगर केस स्टडी है तो क्या आपको पता है केस स्टडी कैसे करते हैं? अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो क्या आपको पता है कि एथनोग्राफिक स्टडीज कैसे होती हैं वगैरह वगैरह? या अगर क्वांटिटेटिव है तो क्या आप रिग्रेशन, अनोवा, ये सब कुछ कर सकते हैं? इज द रिसर्च टॉपिक अचीवेबल विद इन अवेलेबल टाइम? थीसिस एमएस के लिए आपका 4 6 8 8 महीने होते हैं, तो उसके अंदर अंदर ये हो जाएगा कि नहीं, यानी ज़्यादा फैला हुआ तो नहीं है। विल द प्रोजेक्ट स्टिल बी करंट व्हेन यू फिनिश योर प्रोजेक्ट? अब होता क्या है कि स्पेशली पीएचडी में, आप आज टॉपिक ले लेते हैं, पीएचडी ने 8 साल बाद शायद ख़त्म होना है अमेरिका में, एवरेज टाइम तकरीबन 8 साल है। तो उस वक्त तक कहीं ये टॉपिक ही तो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा? Will the project, sorry, is the research topic achievable within the financial resources that are likely to be available? तो अगर वो कहीं प्रैक्टिकल रिसर्च है जिसमें डिस्ट्रॉय होनी है चीज़ें, बार बार यूज़ होनी है, या आपने कहीं डेटा इकट्ठा करने जाना है, सोशल रिसर्च है बेशक, लेकिन ट्रैवल करना है लोगों को, या कहीं लोगों को नॉर्मली पैसे भी देने पड़ते हैं कभी कभी रिसर्च करने के लिए, तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आर यू रीजनेबली सर्टन ऑफ बीइंग एबल टू गेन एक्सेस टू द डेटा यू आर लाइकली टू रिक्वायर? यानी ये आपने कह तो दिया कि ये वाले वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में डेटा इकट्ठा करना है, लेकिन कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? कहीं आगे ये तो नहीं आ जाएगा कि डेटा मौजूद ही नहीं है, मौजूद है तो मेरी एक्सेस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेने दे रही डेटा वगैरह वगैरह। तो इन सारे सवालों का जवाब निकाल लेते हैं, तो इससे फैसला होता है कि आपका रिसर्च टॉपिक अच्छा है या नहीं है। अब ये हमारी जो जूम की क्लास है, इसका टाइम पूरा होने वाला है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और 2 से 3 मिनट बाद दोबारा हम उसी लिंक से दोबारा स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे उसमें आप लोग फिर अपने सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा उसके।